नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। हाल ही में कई घटनाओं ने देश में सहनशीलता पर सवाल उठा दिए। शिवसेना का हंगामा और इंजीनियर राशिद पर स्याही फेंके जाने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर देश को सहनशीलता और धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। इशारों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत भी है कि वो सहयोगियों पर लगाम लगाएं। दरअसल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मानवता और बहुलवाद को किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। अपनाना और आत्मसात करना भारतीय समाज की विशेषता है। दादरी कांड के बाद भी राष्ट्रपति मुखर्जी ने लोगों को शांति संदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमा नहीं। पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर हंगामे की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और खासकर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना विरोध के नाम पर गुंडागर्दी पर उतर आई है। असहिष्णुता की बढ़ती आंधी के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बात की गंभीर आशंका जताई है कि देश में सहिष्णुता और असंतोष को स्वीकार करने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है। राष्ट्रपति ने ये बात हाल ही में हुई कई घटनाओं के मद्देनजर कही, जिससे देश की छवि खराब हुई है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की है। यहाँ कार्यक्रम का विरोध कर रहे शिव सैनिकों ने आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर स्याही फेंकी थी। दूसरी तस्वीर बीसीसीआई दफ्तर की है। यहाँ शिवसेना के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख शहरयार खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, पीसीबी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और बीसीसीआई प्रमुख शशांक मनोहर का घेराव किया। वहीं तीसरी तस्वीर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की है। यहाँ जम्मू कश्मीर में बीफ पार्टी को लेकर विवादों में रहे निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद पर भी काली स्याही फेंकी गई। यही नहीं, इससे पहले शिवसेना ने विरोध करके पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का मुंबई और पुणे में कॉन्सर्ट रद्द करवा दिया था। कुल मिलाकर चाहे मामला धर्म से जुड़ा हुआ हो या पाकिस्तान से रिश्तों का, लोगों में सहनशीलता की कमी नजर आई है और उन्माद में ऐसी हरकतें की गईं जिसे किसी भी तर्क से सही ठहराया नहीं जा सकता। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को संदेश दिया कि बांटने वाली ताकतों को तबाह करें। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, हमने हमेशा से सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है और असहमति को स्वीकार किया है। अगर हम ऐसे नहीं रहते तो हमारी सभ्यता 5000 साल तक जीवित नहीं रहती। इंसानियत और अनेकता में एकता की सोच को किसी भी सूरत में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम सबको एक होकर समाज की बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। इससे पहले यूपी के दादरी में बीफ की अफवाह फैलने पर भीड़ ने अखलाक नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। तब राष्ट्रपति ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं से हम अपनी सभ्यता के मूल को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अपील के बावजूद माहौल बिगाड़ने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति का यह संदेश भी क्या सियासत के शोर में दब जाता है या फिर ऐसी घटनाएं थमती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हमारा देश, हमारी सभ्यता किस दिशा की ओर चलते चले जा रहे हैं। रोक लगना बेहद जरूरी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं बीएस दुबे, नेता कांग्रेस, ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, जगदीश नेगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही अशोक गोयल बीजेपी कार्यकर्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। ललन जी, जिस तरह से ये अभी पूरी रिपोर्ट आपने देखी है और जिस तरह से हमारा देश जो है वो अब जाने कौन सी दिशा तय कर रहा है, क्या ऐसी वजह है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं फिसलते जा रहे हैं और हम इस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है हम थोड़ा उससे हटते जा रहे हैं। और जो राष्ट्रपति ने बात कही वो ठीक थी कि हमारी संस्कृति सहिष्णुता पर और सहयोग पर और आपसी सद्भावना पर निर्भर रही है।
और तभी 5000 साल से हम हमारी संस्कृति जीवित है। और हिंदू और मुसलमान तो इस देश में, जैसे हम कहते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति है और दोनों को साथ रहना है। और जो घटनाएं इधर हुई बहुत दुखद हैं। लेकिन एक बात मैं गीतांजलि जी कहना चाहूँगा कि जो सहिष्णुता की बात कही जाती है या सहयोग की बात कही जाती है, वो दोनों संप्रदायों की ओर से या सब पार्टियों की तरफ से होनी चाहिए। सिर्फ एक पार्टी को हम एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत मॉरल वैल्यूज़ के साथ और एथिक्स के साथ काम करे और दूसरी पार्टियां कहें कि नहीं हम तो जो मर्जी हो करेंगे, वो नहीं ठीक है। देखिए, पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि जो हमारे देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो दो बड़े संप्रदाय हैं, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए और जो दोनों की सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं, विरासत हैं, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। अब जैसे गोहत्या का ही प्रश्न है, अब हमारे वेदों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अभी आपने नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, गाय को वहाँ का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और दुनिया के बहुत से देश हैं जहाँ पर गोमांस नहीं खाया जाता। मैं समझता हूँ कि अगर इतनी बड़ी संख्या में 80% पॉपुलेशन जिस देश की मानती है कि गाय एक पवित्र पशु है हमारे लिए, तो उनकी भावना को ठेस पहुंचाना क्या आवश्यक है? क्या ये उचित था कि किसी स्टेट की असेंबली में बीफ की पार्टी दी गई या केरल में स्टूडेंट्स ने बीफ की पार्टी दी? मतलब ये तो आप अगर एक तरफ से कोई बात हुई, दादरी में घटना हुई, खराब हुई, ये बात इसकी सबने भर्त्सना की और करनी चाहिए। और हिमाचल में और दो जगह जो इस तरह के कांड हुए उनकी भर्त्सना हुई, लेकिन उसके साथ जो रिएक्शन हुआ है वो भी बहुत खतरनाक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कहाँ तक बयान दे दिया इन चीज़ों को लेकर, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ तक जाने लगे और क्या क्या बयान उन्होंने ऐसे उलझुल बयान दिए हैं कि जो एक राष्ट्र नेता के लिए या जो लोग राष्ट्रवादी हैं उनके मुंह से अगर ऐसी कोई बात सुनी जाए तो मैं समझता हूँ बहुत दुखद है। और इस प्रसंग में मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात है। देखिए, उनके भाषण में नहीं, मैं एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप भाषण उनका अच्छी तरह पढ़िए। उन्होंने एक बात ये भी कहा है कि हमें अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में ये बातें लानी चाहिए। ये सिर्फ टॉलरेंस की बात नहीं है, एक्शन में ये बात होनी चाहिए। तो हम किस तरह का एक्शन करते हैं, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं या किसी संप्रदाय के हैं, किसी में हैं, जब हमें भारत के अंदर रहना है तो हम किस तरह का व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। और ये दोनों संप्रदायों के लिए या सब संप्रदायों के लिए आवश्यक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि हमारी जो आगे की जनरेशंस भी हैं वही फॉलो करेंगी जो हम करेंगे, जो हम छोड़ कर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं निकी जी आप? ऐसा कि इसके पूरे परिवेश में आप जाएंगे तो जो एक क्रिया, उसके बाद जो प्रतिक्रिया जो हो रही है, ये सारा का सारा अगर हम पूरा उसमें देखेंगे तो इसमें राजनीति तो बहुत है ही है। और राजनीति के तहत जो है हर कोई अपनी बात को इस ढंग से रखना चाह रहा है कि जैसे वही सब कुछ सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि कानून अपनी जगह पे है। अगर वो बीफ की बात कर रहे हैं तो देश के अंदर जितने भी जो है जिन स्टेटों में हुए हैं बातें, वहां पर पहले से बैंड है। जब प्रतिबंध है तो उसके बाद कोई घटना तो पुलिस अपना काम करे, लेकिन जब लोग अपने हाथ में पूरे उसको ले लेते हैं और उसको जो है इस तरह से मानव उसका हत्या तक की जो है नौबत आ जाती है, तो वहां पर जो है राष्ट्रपति का दुखी होना बहुत लाजमी था, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि हमारा समाज क्यों बट रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि ये उन्माद फैलाया जाता है। आम आप जाके देखेंगे कॉलोनियों के अंदर, गांवों के अंदर, जहाँ दोनों धर्म के लोग रहते हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। मैं अब कल की घटना की बात बताऊं, आम व्यक्ति को अपने जीने अपनी कोई मतलब नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है, अपने बच्चों को बात करने की फुर्सत नहीं है, दूसरे से बात कहाँ करेंगे। बिल्कुल सही। कल की घटना बताऊं कि ड्राइवरों का झगड़ा हुआ, किसी बाइक को उसने जो है वो आगे नहीं निकालने दिया, उसने बाइक ने उसको आगे जाके उसको चेज किया, ड्राइवर को रोका, उसका झगड़ा होने लगा, दूसरा ड्राइवर बीच में बचाव करने आया, उसने उनका चाकू मार दिया। अब खुशकिस्मत ये थी कि दोनों एक ही धर्म के थे, अगर वो दो अलग अलग धर्म के होते तो मैं गारंटी करता हूं कल बवाल हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यानी कि इसको बात को बिगाड़ने वाले बहुत लोग, यानी कि ये माना जाए इस तरह की बातों को ज्यादा तूल दे दिया जाता है और और वहां पर उसमें धर्म को बीच में ले लिया ला करके और वो अपना मकसद जो है वो
सॉल्व करना चाहते कुल हैं। मिला के कानून का तोड़ना जो है वो किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं, क्या सरकार क्या कर रही है वहां पे? हाँ। क्या सरकार को सूचना नहीं हो सकती? बड़ी विफलता। उनका आईएलओ क्या कर रहा है? हाँ। उनका जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एक खुफिया विभाग होता है, के अंदर आईएलओ के अंदर बहुत अच्छा फंड उनको मिलता है, उनका पूरा खुफिया तंत्र काम कर रहा होता है। क्या उन्हें सूचना नहीं थी कितने लोग वहां पर हंगामा मचाएंगे? सवाल है कि हम एक तरफ मोदी जी देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो जगह जगह जाकर के देश को प्रतिष्ठित करने की बात, और ये 1 मिनट के अंदर उसको धूल में मिला देते हैं। चलिए, क्यों हुई ये विफलता? बीजेपी कार्यकर्ता अशोक गोयल जी हैं, मैं इनके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दुबे जी के पास जाना चाहूंगी। दुबे जी, कैसे देख रहे हैं यहाँ पे दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं दोनों पत्रकारों से बहुत समय, हमारे बहुत आदरणीय हैं, मैं इनके अभिव्यक्ति से भी सहमति करता हूँ, प्रकट करता हूँ। रही बात राष्ट्रपति जी के भाषण का, राष्ट्रपति जी ने जो अभिव्यक्ति प्रकट की है देश के सामने, इस अभिव्यक्ति में एक तो पीड़ा, एक दर्द, एक चेतावनी, एक सलाह हम मान सकते हैं उन्होंने दिया है आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो अभी कट्टरपंथ के रास्ते में जा रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि जो ये धर्मनिरपेक्षता और जो ये खोखले आप कट्टरपंथ, देशभक्ति का नारा आप लगा रहे हो, अपने आप को देशभक्त कह रहे हो, असल में आप देशभक्त नहीं हो। आपको ये समझना होगा कि जो देशभक्ति का राग छिपा है वो देश के संविधान में छिपा है। देशभक्ति की राग देश की एकता और अखंडता में छिपी हुई है। देशभक्ति की राग देश की एकता में छिपी हुई है। विभिन्नता, राष्ट्रपति जी ने भी कहा, विभिन्नता हम 5,000 वर्ष पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं और यही भारतवर्ष का मूल्य तत्व है। कभी कभी हमें संदेह भी होता है, हमें काल्पनिक भी लगता है, हमें भी लगता है कि आइदर भारतवर्ष पे कोई दैविक शक्ति का प्रकोप तो नहीं है कि 5,000 वर्षों से इतनी विभिन्नता, इतनी एक आश्चर्य बात लगती है। इतनी विभिन्नता के बावजूद हर 50 किलोमीटर के बाद विभिन्नता पाई जाती है, खान पान, रहन सहन, धर्म जात में। उसके बाद भी हम एक हैं। जब 5,000 वर्षों से हम एक आ गए तो इस देश को क्या हो गया कि कट्टरपंथ जो ढोंगी देशभक्त का नारा देके अपने आप को देशभक्त कहते हैं और देशभक्त के नाम में निजी स्वार्थ के लिए धर्म के बीच, 2 धर्मों के बीच में, 2 कास्टों के बीच में, 2 समुदायों के बीच में, 2 अलग अलग रहने वाले लोगों के बीच में एक ऐसी विभेद पैदा करते हैं जो आज के डेट में हर जनमानस के में एक उत्पत्ति हो गई है कि अगर कोई विभेद पैदा करता है तो उसको कहीं ना कहीं से सहयोग मिलता है, जो हमारी देश की अखंडता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। हम आज तो मान के नहीं बैठे, लेकिन अगर हम 10 साल आगे की कल्पना करें तो हम मान के चलते हैं कि देश खतरे में है और भगवान ना करे लेकिन कोई अनहोनी होने वाला है। उसका एक संदेश, एक गरज, एक चेतावनी राष्ट्रपति जी ने अपनी अभिभाषण में दे दिया है। आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी भी दे दिया और कहीं ना कहीं सलाह भी दे दिया है, सलाह भी दे दिया। आने वाली पीढ़ियों पीढ़ियों को खुद हमें भी इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि हमारी मजबूरी है, अगर देश को एक रखना है, देश की एकता, अखंडता, देश की संविधान, देश की धर्मनिरपेक्षता को अगर हमें बनाए रखना है, हमें एक सूर में बांध के चलना है, तो हमारी मजबूरी है, हमें मिल के चलना पड़ेगा, एक दूसरे के मूल्यों को, कीमत को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के भावनाओं को कदर करना पड़ेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। समझे? ये और कम से कम जो और देश का कानून रही है बात, उसे अपने हाथ जो लोग देशभक्त, निजी स्वार्थों के लिए देशभक्त का खोखला नारे देते हैं कि मैं देशभक्त हूं, वो भी राष्ट्रपति जी ने ये भी बता दिया है कि तुम देशभक्त कहलाने के हकदार नहीं हो, क्योंकि देशभक्त है 3 चीजों में छिपा हुआ है। देशभक्त इस देश के संविधान में छिपी हुई है, देशभक्त इस देश के धर्मनिरपेक्षता में छिपी हुई है, देशभक्त देश के एकता और अखंडता में छिपी हुई है। अगर 3 चीज किसी भी आदमी के जो इस मूल्यों का पालन करता है वो देशभक्त है, अगर जो पालन नहीं करता है वो देश का गद्दार है और देश को विभाजित करना चाहता है। जो शिवसेना बताने की कोशिश कर रही है, वहां पर आप हैं शिवसेना के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। सीधा सीधा आपकी जो पार्टी है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कैसी परिभाषा बताने की कोशिश की जा रही है देशभक्ति की? देखिए, जो भी घटनाएं अभी घटी है, भारतीय जनता पार्टी का उनसे कोई भी किसी भी घटना से लेना देना नहीं। ठीक है, इतनी बात जरूर है कि गाय केवल हिंदुओं की ही नहीं बल्कि सारे विश्व की मां के रूप में हमारे पौराणिक उसमें लिखी गई है। गाय का हम सम्मान करते हैं और गाय का दूध, उसके बारे में यह कहा जाता है कि जब कभी माँ का दूध नसीब ना हो तो गाय का दूध उस समय काम आता है और गाय जो है कि दूध को माँ के दूध से भी श्रेष्ठ मान के उसको माना गया है।
गाय का मूत्र वो चिकित्सा में काम आ रहा है, गोबर है तो वो गोबर गैस और अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर करने में काम आ रहा है, खाद के काम में आ रहा है जी। इन सारी चीजों को महत्व रखते हुए गावो विश्वस्य मात्र जो ये सूत्र है, इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि सभी धर्मों के लोगों को, अनुयायियों को मिलकर जुलकर बिल्कुल एक अच्छे वातावरण में उनका जो है सम्मान करना चाहिए। गाय कशी की घटना अगर कोई हुई, उसकी प्रतिक्रिया अफवाह फैलने से हुई, लेकिन अगर कोई जो है किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसकी कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में तारीफ नहीं करेगा। जिसने भी कानून हाथ में लिया उसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और होनी चाहिए। चलिए दूसरी बात जी, जहां तक बात यह है कि विपक्ष की और जो भाई साहब अभी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि सारी समस्याओं की जड़ के पीछे कांग्रेस का जड़ है। कांग्रेस ने जिस तरीके से देश को विभाजन स्वीकार किया, उसके बाद में जिस तरीके से तुष्टीकरण के सहारे देश को चलाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं भावनाएं भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। आज परिस्थिति यह है कि जरासी ये घटना, जरासी नहीं है घटना महत्वपूर्ण है, लेकिन दादरी में घटती है। आजम खान, जो भाई साहब ने भी बताया कि प्रदेश में बैठे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी, उनकी सरकार की जिम्मेवारी है कि जिस समय कोई भी घटना घट रही थी उससे पहले ही लोगों को जानकारी हो गई थी, क्यों नहीं उसका ठीक समय पे पालन हुआ। ठीक है। दूसरी बात, फिर उसको यूएनओ में ले जाकर देश को बदनाम करने की जो साजिश उन्होंने की, उसकी किसी भी हिंदुस्तानी ने तारीफ नहीं की। मेरा ये कहना है कि जैसे ये घटना घटी है, गाय का मांस तो हिंदू भी खाते हैं। किस लिए कहा गया है शब्द? ताकि वोट, अल्पसंख्यक वोटों का उनके पक्ष में ध्रुवीकरण हो। कोई कह रहा है दूसरा कि गाय तो ऋषि मुनि भी खाते थे, गाय का मांस तो रघुवंश जी। तो ये सारी चीजें इसको कैश करने के लिए गलत तरीके से राजनीति में चलती हैं, जबकि मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से इन सारे जो भी घटनाएं घट रही हैं, इनसे अपने आप को अलग किया है और अलग हैं, किया ही नहीं है। शिवसेना हमारी सहयोगी पार्टी है, हम ये मानते हैं, लेकिन एक कुछ एजेंडे के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं एक साथ। कोई हमारा एक निश्चित एजेंडा है, कॉमन प्रोग्राम है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनका एजेंडा है इसके बारे में हम सहमत नहीं है। नहीं, सहमति भले ही आपकी नहीं हो अशोक जी, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है। परिपक्वता जो है वो गठबंधन की ये कहती है कि अगर गठबंधन में एक भी पार्टी कुछ गलत करती है तो दोनों पार्टियों पर निशाना साधा जा रहा है। गठबंधन का तो यहाँ गठबंधन की जो परिपक्वता है उसको यहाँ दिखाने की जरूरत है। अगर शिवसेना आपके साथ में वहां पर मौजूद है, सत्ता में मौजूद है और इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो ये सीधा सीधा आरोपों के घेरे में आपकी पार्टी। मैंने कहा है गठबंधन के यदि कोई सहयोगी इस तरह की जो घटना जो कि ठीक नहीं है, समाज की नजरों में, देश की नजरों में अच्छी नहीं है, उसके बारे में हमारा नेतृत्व समय रहते बात करेगा। ऐसा नहीं है, हमारा नेतृत्व सब चीजें संज्ञान में है। और विशेषकर अपने लोग, जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा था कि इन्होंने ऐसे बयान दिए वैसे बयान दिए, उनको बुलाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अमित शाह जी ने कल जो है उनको बुलाकर उनको समझाया कि इस तरह के बयान किसी भी दादरी कांड में भी यही कहा गया था कि कोई भी इस तरह के मामलों से बचे। लेकिन फिर उसके बाद में दोबारा बिहार इलेक्शन को लेकर इस तरह की बातें कह दी गई हैं। जो लोग दादरी, तो कहां पार्टी के लोग ही कहां काबू में आ पा रहे हैं? जो लोग दादरी कांड में बोल चुके थे उन्हीं को बुला के कहा गया है। ठीक है, सारी बातें स्पष्ट है। मेरे ख्याल से दादरी कांड पर शत्रुघ्न सिन्हा तो कुछ नहीं बोले थे, जो बिहार इलेक्शन पे बोले हैं। साक्षी महाराज ने बिहार इलेक्शन पे बोला है। लेकिन कुल मिलाके मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, दादरी कांड की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो, लेकिन बिहार इलेक्शन पे भी इस तरह की बातचीत है। कुल मिलाकर ये है कि पार्टी का क्या संतुलन बिगड़ रहा है? क्या पार्टी, नेगी जी कैसे आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता कंट्रोल में जैसे बोल देते हैं, चीजें नहीं है, ऊपर वरिष्ठ जो लोग हैं वो कहते हैं इससे हम सहमत नहीं, डैमेज कंट्रोल किया। नहीं, मतलब ये था आपका कार्यकर्ता बोल रहा है, आपका नेता बोल रहा है, और आप ये कहते हैं हम इससे, ये जो है हमारे उससे लाइन से बाहर है, हम इससे सहमत नहीं है। फिर बोल क्यों रहा है वो? चाहे वो आपकी पार्टी की छवि को ही। लेकिन आप जो चर्चा कर रहे हैं, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ताओं ने जो भी बात कही है, ठीक है, कम से कम वो जहरीली उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से लालू यादव और रघुवंश जी की भाषा चली है। अशोक जी, जिस तरीके से आजम खान का कोशिश चली है। अशोक जी, जहरीली और जहर का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो जहर होता है। आप उसे कम क्वांटिटी में लेंगे तो भी वो जहर है, अगर ज्यादा मिलेंगे तो भी वो जहर है। और अगर इस तरह की जो बातें हैं, हमने मान लिया। मैं आती हूँ दुबे जी, मैं इस पे बोलना चाहूंगा।
मैं आती हूँ दुबे जी, मैं पहले नेगी जी से आप बात जो है करूं। क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, सेंटर में है, पूरा देश का संचालन आप कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती बनती है। और जितनी मेहनत अगर वो मोदी जी कर रहे हैं उस पर पलिता फेरने का काम आप ही के नेता कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, देखिए मैं गोयल साहब साहब बता रहा हूँ, जब तक एक दो को एक्सपेल नहीं करेंगे ये सुधार नहीं होगा। मोदी जी की नीति सबके साथ, सबके विकास के साथ। अशोक जी, वो इससे किसी मोदी को जी की एतराज नहीं नीति है। सर्वधर्म संभाव के अशोक बाद, जी, मोदी जी की नीति आम गरीब को न्याय देने अशोक की जी, और इस गरीब को बात अच्छा से किसी को कोई जीवन एतराज देने की नहीं है, बात है। मोदी जी की नीति से किसी को एतराज लेकिन नहीं है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कुछ घटनाएं हुई है तो मोदी जी और अध्यक्ष जी सब संज्ञान ले रहे हैं। और आज जेटली जी ने भी बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि हमें संयम बरतना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें संज्ञान में आ रही है और ठीक होगा, सब कुछ बेहतर होगा। नहीं, मेरा कहना गोयल साहब ये है जी। कि जब आप उनको एक बार संज्ञान में ला रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, अगर वो दोबारा रिपीट करते हैं तो एक दो को एक्सपेल जब तक नहीं करेंगे सुधार नहीं आएगा पार्टी के अंदर और आपकी सारी मेहनत में पलिता फिर कुल जाएगा। मिलाकर यहाँ पर आपको कड़े कदम उठाने की आप चिंता जरूरत न है। करें, यहाँ पार्टी केवल का- हिदायतों से बात नहीं आप बनेगी। चिंता ना करें, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो सजग है और समय रहते सब काम हो रहा है, ठीक होगा। पार्टी का जो समय रहते काम होगा वो तो होगा, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए जिस तरह की बातचीत हो रही है, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं और जिस तरह से ये आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, स्याही फेंकने का मामला है और इस तरह की एक तरह से गुंडागर्दी से कह लीजिए। आज ललन जी, जिस तरह से शाही आज किसने हमने फेंकी देखा, भाई? आज हमने जैसे देखा बात हुई, मैं यहाँ सभी दलों की बात कर रही हूँ शाही अशोक जी, किसने फेंकी मैं है? यहाँ सभी दलों की बात कर रही हूँ, मैं एक आपकी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ हमारा विषय जो है वो ये शाही है कि फेंकने आखिर की घटना हमारे की देश में कठोर हो क्या निंदा रहा करते है, हैं। हमारे देश में आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा होने की जरूरत क्या है, आखिर क्या इतना कंट्रोल हमारा खत्म हो गया है कि कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी चाहे मनमानी वो कर सकते हैं, लेकिन कोई साथ किसी ही तरह का उन पर कोई साथ control ही नहीं ये है। भी समझना यही पड़ेगा। प्रश्न है कि आखिर क्यों हो रहा है हमारे देश में ये सब। गीतांजलि जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं ललन जी, देखिए, मैं आती हूँ दुबे जी आपके राष्ट्रपति ने पास। जी, बहुत अच्छी बात कही है, हाँ। जो सहिष्णुता की बात कही है, लेकिन ये सारी समस्याओं का राजनीतिकरण होता जाता है जी, और कई बार जो प्रक्रिया होती है उसमें जब तक कि कोई पार्टी बहुत प्रखर रूप से आगे कोई एक्शन नहीं लेती जी। तब तक वो बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अब जैसे मैं आप कुलकर्णी का जो उदाहरण है इस समय, कसूरी किताब के इनागुरेशन का, जी, जब ये पता था कि कसूरी की किताब में भारत के खिलाफ चीजें लिखी गई हैं तो इस बात की क्या आवश्यकता थी कि भारत में वो किताब रिलीज हो? क्यों नहीं पाकिस्तान में उन्होंने अपनी किताब रिलीज कराई? हम इतने सहिष्णु हो जाएं कि लोग हमें हमारे डंडे मारे, हमारे विरुद्ध लिखें, हमारे विरुद्ध कहें और हम उनकी पूजा करें, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। उसका विरोध तो होना ही चाहिए। ये विरोध ठीक होना है कि चाहिए, विरोध लेकिन का जो विरोध का ये क्या ठीक तरीका है, है? लेकिन विरोध का जो तरीका था वो ऐसा नहीं था कि जो हमारे देश के संविधान के विरोध हिसाब के से रास्ते, हमारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक लेकिन जी आप। विरोध जो हुआ वो ठीक हुआ। तो- आप देखिए तस्लीमा का बयान आपने सुना, क्या कहा उसने कि जब कट्टरपंथी मुसलमान दुनिया भर की हरकतें करते रहे हैं तब ये जो लेखक आज जिन्होंने अपने प्राइजेस वापस किए हैं तब ये चुप थे, इमरजेंसी लगी तब ये लोग चुप थे, और आज ये लोग कुछ घटना दादरी में हो गई तो उसको लेके अपने सम्मान वापस करने लगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और देखिए कांग्रेस का भी जो इतना विरोध इस देश में हो रहा है इस समय, या जो हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों से, उसके पीछे भी यही बात थी कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात कांग्रेस ने की वो व्यवहार में नहीं लाए, व्यवहार में कुछ और ही चलता रहा, वो तुष्टीकरण की नीति चलती है। कथनी और करनी में जो है और फर्क कथनी और करनी में फर्क था, उसी का सब सारा परिणाम हुआ। तो आप जो प्रतिक्रिया आज देख रहे हैं वो चाहे किसी भी पार्टी की ओर से हो, तो ये एक सिर्फ आज की बात को लेकर नहीं है, ये एक एक्युमुलेटेड ग्रीवांस है जो लोगों के दिल में या जो लोगों के मन में पीड़ा है वो धीरे धीरे निकल रही है। अब ये बात सही है कि उस पीड़ा को निकालने का जो तरीका अपनाया गया है वो शायद ठीक नहीं वो है। सवालों के घेरे में है वो और इसी सवाल वजह है। से सवाल ये उठ रहा है कि मैं दुबे जी आती हूँ आपके पास में, मेरी मजबूरी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, विरोध आप करें ये आपका हक है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। यहाँ चर्चा लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट।
के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं देश में बढ़ती इस तरह की बयानबाजियों की जो देश की छवि को ही धूमिल कर रही है, उस विद्रोह की जो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह की जैसे देखा जा रहा है। आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है? बार बार इस तरह की बातें, इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन कंट्रोल जो है वो नहीं हो पा रहा। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा देश आखिर अपने लिए कौन सी दिशा तय कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। हमारे साथ में जो मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बीएस दुबे, नेता कांग्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार। जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही अशोक गोयल, बीजेपी कार्यकर्ता, हमारे साथ में मौजूद हैं। जैसा हम ब्रेक से पहले ललन जी चर्चा कर रहे थे, लगातार आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि आप विरोध करें, लेकिन विरोध का तरीका जो है वो सही होना चाहिए और कानून जो है कम से कम उसके भीतर होना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो देश की ही छवि है उसको धूमिल कर रही है। लेकिन लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बीएस दुबे जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पहले अभिव्यक्ति की बात आई। अभिव्यक्ति की के लिए स्वतंत्रता है आपको, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी बोल सकता है, बोलने की आजादी है, ठीक है। लेकिन वहां एक क्वेश्चन लगा हुआ है कि उस अभिव्यक्ति से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात को हमेशा आदमी को समझना चाहिए। रही बात, मेरे दोस्त गोयल साहब ने कहा कि 60 सालों से कांग्रेस के तुष्टिकरण है। मैंने अपनी पहली अभिव्यक्ति में कभी बीजेपी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ राष्ट्रपति जी के भाषण पे सहिष्णुता और अभिभाजन की बात थी तो मैं उसी पे बोला। लेकिन रही बात, इन्होंने जब कांग्रेस का नाम लिया तो सफाई देना मेरे लिए अनिवार्य है। और मेरे एक और दोस्त प्रोफेसर ललित साहब ने भी कहा कि कांग्रेस ने, ललन जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों से सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का ढोंग चलती आई। मैं इन दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर 60 सालों से कांग्रेस ने अगर कोई ढोंग किया था तो ऐसा 60 सालों के इतिहास में ऐसा कभी क्यों नहीं आया कि किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कोई अभिव्यक्ति दिया है, किसी सरकार को एक चेतावनी दी है, किसी सरकार को एक सुझाव दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी भाषणों में कहा है कि हमारी बात मत मानिए, राष्ट्रपति जी का बात मानिए। रही बात इनके जो कार्यकर्ताओं पे प्रधानमंत्री जी का लगाम है, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी शपथ लिया था उसके 2 दिन पहले की उनकी अभिव्यक्ति थी कि हमें इस भारतवर्ष के जनता ने इतना कुछ दे दिया कि मैं सर उठाने के सिवा मैंने सर झुका दिया। मैं आ रहा हूं, आप बोलना, आपको मौका मिलेगा, बोलेगा। तो मैं झुक गया। आज जितने भाजपा के नेता हैं, जितने ये मैं इनको दोबारा धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अभी अपनी अभिव्यक्ति में सबका नाम लिया। आजम खान साहब का नाम ले लिया, लालू जी का नाम ले लिया, रघुवंश जी का, लेकिन किसी कांग्रेसी नेता का नाम नहीं लिया। कि चाहे इतनी विवाद हुआ, मैं आपके मीडिया के सामने दावा करता हूं, इतनी बात विवाद में किसी पब्लिक को भ्रम करने के लिए, किसी देश में ऐसे कोई अनहोनी फैलाने के लिए कोई कांग्रेसी नेता ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो? जब भी हमने कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो डैमेज कंट्रोल और देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी हुई है, हमने वैसा कोई स्टेटमेंट दिया है। और यह बात को प्रूफ हमारे दोस्त भी कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने जो पूंजी है धर्मनिरपेक्षता की 60 सालों से बचा के रखी है, जिसको सींचा है, एक फसल तैयार है, वो एक देश देख रही है। कांग्रेस की चिंता सिर्फ इसी का है कि धर्मनिरपेक्षता कहीं खतरे में ना हो जाए। आज भी कांग्रेस कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया, कभी ऐसे क्रिया देने से बाज आती है और कांग्रेस की कोई भी कार्यकर्ता को इतना नसीहत दी जाती है कि कभी आप ऐसा कोई अभिव्यक्ति मत दो जिससे समाज में विभेद पैदा हो, देश में कोई विभेद पैदा हो, एक ऐसा मुहिम चले जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। जगदीश जी, कैसे देख रहे हैं दुबे जी की बात को आप? क्या वाकई ऐसा है कि जो कांग्रेस है वो इस तरह की बातों से बचती रही है, जबकि बीजेपी के नेता अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं? जिससे एक बात कही थी कि इस देश में इस धर्म और राजनीति को जो है राजनीति से जोड़ के देखा गया और उसका राजनीतिक उपयोग सबने किया। और वो वोट का परसेंटेज, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू प्रसाद की हो या जनता दल हो, तमाम लोग मौका ढूंढते हैं कि कब उनको मौका मिले ऐसा, और वो उसमें से कोई ऐसा तुर्क का पत्ता निकालेंगे जो उनके वोट बैंक का इस्तेमाल होगा। ठीक है। मैं इससे इतर एक बात और कह दूं, सहिष्णुता खत्म क्यों हुई देश में? इस देश में सबसे पहले हमें देखा गया कि हमारा जो पालन पोषण हो रहा है वो हम या अपने बच्चों को आगे क्या हम सही कर पा रहे हैं? कितने माँ बाप कितना टाइम देते हैं बच्चों के अंदर? मैं आज की बात बताऊं, बच्चा स्कूल से आता है, 3 बजे घर पहुंचता है, 3:30 बजे उसके पीठ पे फिर पिट्ठू होता है, कहां जा रहा है बेटा?
ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, वहां से 7:30 बजे घर आता है। घर माँ बाप के पास उसके पास आधा घंटा नहीं है कि बैठ के उसे बात करें, उसे जो है सभ्यता की बात करें, उसे सहिष्णुता सिखाएं, उसे समाज में कैसे जीना है, समाज में कैसा उसका होना चाहिए, उठना बैठना होना चाहिए, नहीं हम कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो दोनों माँ बाप कामकाजी हैं, उनके अंदर सबसे समय, उनके तो बिल्कुल भी समय नहीं है। और जब उन स्थितियों में ये बच्चे पल के आगे आ रहे हैं, और जब ये राजनीतिक जो ये पैरोकार है इनके साथ जुड़ते हैं, ये अपनी पूरी फिर इनकी आजादी होती है, क्योंकि उनको समझाने वालों को ना उनको बचपन से कोई समझाया गया है, वो उसी में अपना रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्र को चलाने वाले वरिष्ठ लोग हैं, इनको समझना होगा। ये युवा पीढ़ी, क्यों मैंने पहले पिछली उसमें भी कहा था कि भारत सबसे युवाओं का देश है। यहाँ पर हमारे पास 40 साल से कम उम्र के जो है 65 करोड़ लोग हैं। सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान के पास इस टाइम है, और इस ताकत का सही इस्तेमाल सही दिशा में होना चाहिए। ये छोटी छोटी घटनाओं पर अगर इनको दिशा भ्रम कर दिया गया तो देश आगे बढ़ने के बजाय पीछे चलना शुरू कर देगा। तो इसलिए मैं दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके पूरे समाज को एक करने के, जो एक साथ चलने की जो राष्ट्रपति जी ने किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। और हम तमाम लोगों को, राजनीति कीजिए आप अपनी जगह पे, वोट की राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन समाज को बांट के वोट की राजनीति करके देश का नुकसान होगा, और आप राष्ट्र द्रोह कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण नहीं करेंगे। ललन जी, वाकई राष्ट्रपति जी की जो उन्होंने जो भी तमाम बातें कही हैं, उसमें क्या चेतावनी भी देखी जा रही है? क्योंकि ऐसा भी मानना है कि एक तरह से एक चेतावनी है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए, नहीं तो चीजें जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। क्या ऐसा आपको लगा? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। राष्ट्रपति जी ने जो बात कही है, ये एक तरह से चेतावनी है। देखिए, 8-10 दिन के अंदर ये चौथी बार उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, और इसको हमें बड़े सीरियसली लेना चाहिए, और सभी पार्टियों को, सभी संप्रदायों को लेना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो शासन 60 साल तक रहा है, जैसे दुबे जी ने कह दिया कि बहुत धर्मनिरपेक्ष था, और इस तरह से ऐसा कुछ इस देश में नहीं हुआ। देखिए, 1980 के आसपास मैं गुवाहाटी में प्रोफेसर था, MBA डिपार्टमेंट का हेड था यूनिवर्सिटी में, और ये असम गण परिषद के बच्चे, यंग बच्चे सब मेरे पास आया करते थे। उनका ऑफिस मेरे ऑफिस के बगल में ही था जी जी। और मेरे को कहा करते थे कि सर, थोड़े दिनों के अंदर आसाम के अंदर हम लोग माइनॉरिटी में हो जाएंगे, और इतने लोग बांग्लादेश से यहाँ आकर बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, एकदम फ्रीली अलाउ कर रही है। और देखिए उसका परिणाम आज क्या हुआ आसाम में। आसाम की असेंबली में आज कितने मेंबर्स जो आसाम के मूल के लोग नहीं हैं उनके, आसाम की पूरी आबादी का कॉम्प्लेक्शन ही बदल गया, और सिर्फ आसाम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का हो गया। अच्छा, दूसरे आप नॉर्थ ईस्ट से कई इलाकों में हो गया। पश्चिमी बंगाल की स्थिति आप देखिए, इतने लोग माइग्रेट करके बांग्लादेश से आ गए हैं कि वहाँ धीरे धीरे लगभग 40% के करीब लोग हो गए। तो इस तरह की जो चीजें इस देश में हुई, मैं नहीं मानता कि यह धर्मनिरपेक्षता है। अपने देश को आप बर्बाद कर दो, मतलब इतनी आबादी बाहर से लाओ जिनको, जो अपने लोगों को खाने के लिए नहीं है, इतनी बड़ी गरीब पॉपुलेशन इस देश की है, और आप बाहर से आप लेते आ रहे हो, फिर उनको आप नागरिक बना दो वोट के लिए सिर्फ। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो कांग्रेस ने शुरू की, उससे आप बच नहीं सकते। आप चाहे कितने जोर के स्वर में चिल्ला कर कहें कि कांग्रेस ने इस देश को बचा लिया, सब कुछ किया, कांग्रेस ने भी बहुत सारी गलतियां की, अच्छे काम भी किए, लेकिन गलतियां बहुत सारी की, और वो गलतियां आपको माननी चाहिए। और जो उसकी प्रक्रिया अगर आज कुछ हो रही है, तो उसको हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह है, और उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। बाकी जैसे राष्ट्रपति ने भी कहा है कि विभिन्नता में ही एकता हमारी है, तो इसमें विचारों की अभिव्यक्ति का भी सबको आज़ादी है, और वो आज़ादी हम छीन नहीं सकते। तो इसलिए अगर उस आज़ादी में पहले किसी के साथ अन्याय हुआ और आज अगर वो बोलते हैं, तो आप उसको उस दृष्टि से मत देखिए, बल्कि आप उस दृष्टि से देखिए कि अगर अन्याय हुआ तो क्यों हुआ, उसका निवारण क्या है। सबसे बड़ी बात गोयल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो मित्र कांग्रेस से बैठे हैं, उन्होंने कई बातें उठाई हैं जी। ऐसा है, वैसा है, 60 सालों में इतना किया, हमने किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में आप कितनी सीटों पर लड़ा करते थे, आज कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? बिहार में आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई? कुल मिला के देश में आज आपकी हालत क्या है? जनता ने आपको नकारा कि नहीं नकारा? कुल मिला के बात यह है कि जो माननीय ललन जी ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जितना भी जो है नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, किशनगंज में चले जाइए, बहुत छोटा सा इलाका है, यदि किशनगंज में कोई नुकसान हो जाए तो सारा एक पूर्वोत्तर का भाग ही कट जाएगा। किशनगंज एक ऐसी नाजुक जगह पे मौजूद है। मैंने देखा है मालदा में, धुलियान में, औरंगाबाद में बांग्लादेशी किस तरीके से वहाँ आया है, और वोट तुष्टीकरण के लिए कहीं ना कहीं उसका जो है पूरा उपयोग होता रहा है, उसको जो है आगे बढ़ने दिया गया है।
ये आज का विषय ये जो है कि ये जो घटनाएं घटी हैं, राष्ट्रपति महोदय ने जो ये 2 बार 3 बार 4 बार ये कहा है, तो मैं समझता हूँ राष्ट्रपति जी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। हर प्रकार से उनको कहने का हक है, समझाने का हक है। दूसरी ये बात कि इन्होंने पहले क्यों नहीं कहा गया, वो सब जानते हैं कि किस तरह के राष्ट्रपति कांग्रेस ने देश को दिए, वो सब उस पर कोई मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने को तैयार। तीसरी बात यह है कि इन सारी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ये घटनाएं बिल्कुल गलत हैं, असंयम पूर्ण है, संयम से काम लेना चाहिए। विरोध करने के और भी तरीके हैं, अपना लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी बात को कहना चाहिए। बिल्कुल। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि सभी धर्म यहाँ मिलजुल कर रहते आए हैं। गाय के संबंध में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि गाय का आदर सभी लोग करते हैं। गाय को सभी को जो है पालने की दृष्टि से सोचना चाहिए। गाय की हत्या पूरे देश में जहां जहां भी कहीं किसी भी कारण से हो रही हो, उस पर देश में समान कानून केंद्र से बन सकता है, संविधान संशोधन के बाद तो केंद्र, अन्यथा सभी राज्यों को उसको सख्ती से पालन करना चाहिए, इस तरह की हालत पैदा ना हो। चलिए, इस तरह की हालात पर दुबे जी। मैं ये बताना चाहूंगा मेरे मित्र को कि इन्होंने कहा कि किशनगंज, बंगाल, असम का इन्होंने कहा कि वहाँ बांग्लादेशी आए, वहाँ पलायन हुआ, वोट बैंक है। अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो बंगाल में भी हम ही होते, नॉर्थ ईस्ट में भी हम ही होते और बिहार में भी हम ही होते। हमने अगर वोट बैंक की नहीं, ये बात कही गई है कि अगर आप उस पर कंट्रोल करते तो शायद आज वो स्थितियां पैदा नहीं होती जो पैदा हुई थी। गीतांजलि जी, ऐसा होता है स्टेट गवर्नमेंट। मैं बोलने का मौका दे आपको, अब मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। चलिए अशोक जी, जब मैं आ रहा हूँ, हाँ दुबे जी, जब अगर हमने कोई ऐसा कुछ किया होता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। आज भी जो घटनाएं हो रही है, ये कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो अगर बंगाल में ऐसा कुछ हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है और बिहार में हुआ है, तो आपको भी पता है कि 25-30 साल से हमारी कोई सरकार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उस जो भी घटनाएं अगर कुछ हुआ है, दुखद हमें भी है, हम भी उसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो रही बात, अगर आप धर्मनिरपेक्षता की मुझे आपसे नहीं समझना, ये मैंने अभी बोला कि जब हम आपको समझाने के लिए बैठे भी नहीं हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण लिया, आपने शपथ के, उन्होंने 2 दिन पहले ये बोला था कि हमें इस देश की जनता ने इतना दे दिया कि हम देश के सामने झुक गए। हमारे मित्रों को, भाजपा मित्रों को अभी तक यही समझ में नहीं आया कि हम सत्ता में हैं कि विपक्ष में हैं। इनको सुनने की आदत तो अभी तक है नहीं, क्योंकि ये अभी 60 सालों से कांग्रेस को गालियां देके बढ़े हैं। और गालियां देके क्या बढ़े हैं कि इन्होंने एक ऐसी संप्रदाय की बीज बो दी, हमारी कुकर्मों से धर्मनिरपेक्षता के, धर्मनिरपेक्षता के कांग्रेस को निपटाया है, देश को विभाजित करने में लगी रही। देश विभाजन करने का काम आपने किया, करने में इनकी शक्ति लगी रही, हमारी देश की एकता और अखंडता में लगी रही। कारण ये आप झूठ बोलने में माहिर हैं, मिथ्या बोलना आपका हमेशा से करूंगा। हम एक झूठ को बार-बार बोलकर सच कहना, हम कांग्रेस की हमारी शक्ति घटी, इनकी शक्ति बढ़ी। आज भी ये बंगाल की बात कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, वहां एंट्री ये विकास के नाम पे नहीं जा रहे हैं, वहां ये देश की एकता के नाम पे वहां भी जा रहे हैं, बांग्लादेशी के नाम पे वहां भी एंट्री करना चाहते हैं, बांग्लादेशी के नाम पे डिवाइड करना चाहते हैं। ये इनकी नीति है, देश के हर कोने में इनकी नीति नहीं। क्या ये प्रूव करेंगे? बाबरी मस्जिद के पहले कहां थे? बाबरी मस्जिद कानून ने क्यों उठाया था? आज बाबरी मस्जिद का इशू कहां है? उसके पहले कहां थे? उसके पहले इनके पार्लियामेंट में कितनी सीटें आती थी? संसद नहीं, 1 सालों के अंदर में इन्होंने कितना सीटें बढ़ा दी? क्या उस बात की करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे? दुबे जी, वही बात, हाँ, इनको सुनना पड़ेगा। ये सत्ता में है, 18 महीने हो गए इनको। अब सत्ता में तो आप पड़े, सत्ता में तो आप भी थे और सत्ता में आप काफी वक्त रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में स्थितियां बहुत ज्यादा परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। जो आज घटनाएं हो रही है, उसकी जवाबदेही इनको देनी पड़ेगी। चलिए दुबे जी, जवाब ले लीजिए। अशोक, आपने प्रश्न कर लिया। हमारे नेता कंट्रोल के बाहर इसलिए क्योंकि 7 साल कांग्रेस शासन में दुबे जी, दुबे जी, आपने अपनी बात कह दी है। मैं चाहती हूँ गोयल जी को आप अपनी बात कह लीजिए। दुबे जी, निवेदन है गोयल जी को आप अपनी बात कह लीजिए। आपने अपनी बात कह दी जी। मैं वही कांग्रेस अखंड भ्रष्टाचार में डूबी, जिस तरीके से कई लाख करोड़ के घोटालों के बाद और जनता के द्वारा धिक्कारी गई, नकारी गई। मेरी बात को सुन लीजिए पूरी। बिहार के अंदर जिस बात कर रहे हैं आप,
या बंगाल की बात करें, बंगाल में अब्दुल कली खान चौधरी मंत्री हुआ करते थे मालदा के, जिस समय बांग्लादेशी दुनिया भर का जो वहां बढ़ता चला गया। ऐसा नहीं है, हर चीज सबको मालूम है। देखिए बोलेंगे नहीं बीच में, बोलेंगे नहीं बीच में, आप बाद में बोलेंगे। थोड़ा सा वो अपनी बात आपने कर अपनी लो, बात मेरी बात पूरी होने दीजिए। उनकी बात पूरी होने आज आपके पास अपनी बात रखिएगा। आज आपके पास कोई नेतृत्व नहीं है। जो नेतृत्व है वो कभी हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, बसंती कांग्रेस रंग, के हर एक कार्यकर्ता नेतृत्व ऐसा करके बात करता है। अभी जो है आप जो है निरुत्साहित हैं, बौखला रहे हैं। हमारा ये कहना है, अगर हम बिहार में चुनाव में गए हैं केवल विकास के एजेंडे के आधार पर गए, नेगी जी ऐसा क्यों लग रहा केवल है? बिहार के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, मैं दुबे जी आती हूँ आपके पास। जवाब देवे खत्म, जवाब कैसे बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, दुबे जी मैं बिल्कुल कैसे वहाँ के गरीब आदमी को सड़कें मिले, कैसे वहाँ बिजली मिले, चलिए गोयल जी इस तरीके से 24 घंटे बिजली मिले, गोयल जी जवाब इस तरीके से पक्के मकान मिले। गोयल जी थोड़ा सा संयम आप रखिए। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है, मैं 1 मिनट में बात खत्म जी, करूंगा। जी, थोड़ा सा। भ्रष्टाचार की इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था काले धन वापस लाएंगे। इसका भी जवाब है, इस विषय पर बात कर लीजिए। मैं आती हूँ आपके पास गोयल जी। काले धन वापस लाऊंगा, बात पूरी करें। काले धन 15-15 लाख हर के अकाउंट में चला जाएगा। काले धन वापस आया नहीं। सीबीआई का रिपोर्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, डिफरेंट बैंकों में 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपए देश से काले धन बाहर चला दुबे जी गया। सालों से जमा काला धन आप चाहते हैं कि 16-17 महीने में एकदम वापस आ जाए। आप जो सत्ता में मौजूद थे तो काला धन बनता जा रहा था, होने की बात नहीं कहा। कंट्रोल कहाँ था? वो काला धन बना ही क्यों? नीतियां पहले इतनी बेहतर क्यों नहीं हुई कि काले धन पर आपने कोई नियम कानून बनाया हो? मैंने वापस लाने की बात नहीं कहा। चलिए। मैंने कहा कि वो भी कंट्रोल यहाँ से चला गया, इनके शासन में 10,000 करोड़ रुपए बाहर चला गया, ये देखते रह गए। इनके पैरों के नीचे से एक मिनट मुझे इन्होंने कहा था रोजगार 4 करोड़, 4 ये पहले भी कह चुके हैं, अब बात फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दिन में 40,000 देंगे तब 4 करोड़ हो गया। कहा गया इनका नारा? इन्होंने कहा 10,000। गोयल जी सवाल तो ये है, बातें जो है आज का जो विषय है उसके ऊपर डिस्कशन बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ। चालू किया तब मैंने स्टार्ट नहीं देखिए हमारा आज का जो विषय है वो बहुत ही अलग है। हम यही कह रहे हैं कि राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दलों में राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? देश को बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? आखिर कंट्रोल में चलता देश या अनकंट्रोल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कमी है? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो विषय है वो भटक रहा है। जी नहीं जवाब मिल चुका आपको। हाँ। इसीलिए हो जाहिर सी बात है, राजनीति में शुरू से कहा बात यहाँ आम होती आदमी है। में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी में सही सुनता है, वो जी रहा है, ठीक ठाक है। राजनीतिक दलों ने देश के अंदर बात ताजा हालात पर होती है, बात 10 साल आगे चली जाती है, 10 साल पीछे की गाय की बात कर रहे थे। मैंने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है। एक गाय मेला था, कहीं का गाय पशुओं का मेला लगा हुआ था, वो गाय बिक रही थी। हिंदू, वो जो मुसलमान 5 रुपए फालतू दे रहा था, 45 रुपए दे रहा था, लेकिन उसने हिंदू को बेची, मुसलमान ने, कि नहीं साहब आप जो है वो वकील साहब थे, आप ले जाइए क्योंकि आप हिंदू हैं, आप इसको काटेंगे नहीं, ये काटेंगे, समझे नहीं? तो सवाल क्या है, वो सहिष्णुता उनमें है, वो भी समझते हैं इन चीजों को। सवाल यह है कि हम कोई भी बात पर हम ये कह दें कि साहब वो एकदम से अफवाह फैली और हमने हंगामा कर दिया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा हंगामा? अभी कश्मीर में एक हत्या और हो गई। ये चीजें क्या होंगी, गलत मैसेज जा रहा है। कुल मिला के ऐसी बातें जो बढ़ी ना, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या होगा कि आप जब एक चीज सीधी एक दिशा में जा रहे होते हैं, हाँ। और पीछे जरा जरा पे लेग पुलिंग होती रही होते हैं, तो आपका रास्ता जो है स्पीड आपके कम हो जाएगी। सही कह रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आज बीजेपी सत्ता में है, मोदी जी जब प्रयास कर रहे हैं तो उनके पैर, उन्हीं के लोग उनको जो है अड़ंगी लगा लगा के पीछे रोक रहे हैं। हमारे लोग नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। नहीं है, कैसे करेंगे आप? कश्मीर में इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कश्मीर में क्या किया आपकी एक आदमी मारा, उधर कंडक्टर को मार दिया पीछे। किसको? पीछे आपको नहीं पता जम्मू कश्मीर अरे तो कोई जनता में अगर किसी व्यक्ति ने, उसका भाजपा में क्या मतलब है? कोई भाजपा लेकिन गोयल जी उसकी वजह जानने की कोशिश करें, जड़ों पर तो आप काम करें। सत्ता में हम सब भागीदार हैं। देखिए वही कांग्रेस आज तक करती रही है। वही अब सवाल है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब सभी राजनीतिक दल एक ही धुरी पे चलेंगे तो देश को दिशा देगा कौन? आप अलग दिशा तय करिए, आप देश को अलग विकास की ओर लेकर जाने की बातें कर रहे हैं। एक मिनट गीतांजलि, देश को दिशा मिल चुकी है। बिहार में एक मिनट, हम बिहार से कहीं नहीं भटके हैं। तो वही आपके कहने से भटके नहीं हो जाएंगे। वही जातीय राजनीति, उसी में आप फंस गए वहां पे। हम अपने चश्मे से कोई बात थोपना चाहे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देश विकास की राह पर चल पड़ा है।
125 करोड़ देशवासियों का पहली बार मनोबल बढ़ा हुआ दिखता है कि देश में लगता है कि प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज है, वरना तो ऐसा 10 साल तक का समय गया है, ये नहीं पता चलता था कि प्रधानमंत्री भी कोई है। कहीं ना कहीं एक ही घर से सत्ता का होता रहा और उसका परिणाम हुआ जनता का निर्णय। हम उस निर्णय के स्वागत के साथ देश को आगे लेके बराबर आर्थिक स्थिति इस देश की जो गर्त में थी उसको धीरे धीरे पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आम गरीबों को किस तरीके से, आज पता है कितने करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है, गैस की सब्सिडी छोड़ दी है, देश में ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए अशोक जी, ये बात, इस बात से किसी को ऐतराज नहीं है कि नीतियां थोड़ी सी अलग जा रही हैं, इस बात से भी किसी को ऐतराज नहीं है कि शायद विकास हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जो कंट्रोल होना चाहिए, मैं उसी कंट्रोल की बार बार बात कर रही हूं कि वो क्यों नहीं है। आखिर इतने वक्त से हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो भी अपनी इस बात में अपनी इस दुख को व्यक्त कर चुके हैं कि हमारे देश में इतने सालों से ये सब चला आ रहा था, लेकिन अचानक से हमारे देश में ये कैसे व्यवस्था हो गई है, जिसका जो मन आता है वो करता है, जिसका जो मन आता है वो कहता है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों में जुड़े हुए लोग, वो राजनेता जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर देश और समाज किस दिशा की ओर जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तरीके से देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आम जनता के अंदर, जैसा नेगी जी ने भी कहा कि वो सहिष्णुता अभी भी है। देखिए, अभी अखबारों में मैंने देखा, कई बार न्यूज आए थे कि कई मुसलमान ऐसे हैं जो पूरी गौशाला चलाते हैं। सही बात है। और बड़े आदर के साथ गाय को रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। भारत देश अखंडता में एकता का प्रतीक इस तरह के, लेकिन इस तरह की जो बातें हो रही हैं, आप देखिए कि बहुत से हमारे हिंदू भाई भी ऐसे हैं कि जिन्होंने हर तरह से मुसलमानों को प्रश्रय दिया और कभी ऐसी वारदात नहीं होने दी। ये सारी आग जो लगाई जाती है या तो वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए होती है या राजनेता लोग अपनी दाल गलाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। और वो जनता को उभार कर वही नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश की अस्मिता के लिए खतरा। खास तौर से मैं देखता हूँ कि जितने दंगे इस तरह के फसाद होते हैं उसमें मरता कौन है? गरीब आदमी, आम आदमी, कोई व्यक्ति, कोई नेता उसमें नहीं मरता, कोई नेता के परिवार का आदमी नहीं मरता। पता है कि मुझे सुबह निकलना है, काम करना है, गरीब आदमी मरते अपने घर में घुसना है। और दादरी में जो केस हुआ या और जगह जो केसेस होते हैं, आप सब जगह ये देखिए, 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ, वो खूनी पंजा किसका? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं कि सिखों के ऊपर जो इतना बड़ा अत्याचार हो। तो हमारे देश में इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देना, इस तरह की बातों को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। राजनीतिक दलों के लोगों को ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि उनकी जरा सा मुख से कोई भी शब्दों का निकलना देश के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। राष्ट्रपति ने बड़ा अच्छा कहा कि व्यवहार में हमें चीजें जानी चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल वक्त चूंकि मेरे पास कम है, मैं बहुत संक्षेप में आप सबकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। दुबे जी, आपसे शुरू करती हूँ। गीतांजलि जी, राष्ट्रपति जी के बातों से मैं सहमत हूँ। राष्ट्रपति जी ने एक चेतावनी भरा संदेश दिया है, एक सलाह भी दिया है कि आगे आप बदल जाइए या फिर बदलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी विकट समस्या आने वाली है। आप ये नहीं गिना सकते उसने क्या किया, उसने क्या किया। ये देश विभिन्नता का देश है, विभिन्नता में ही एकता छुपी हुई है। अगर इस देश में रहना है तो आपको, लेकिन मैं मुझे एक बात याद दिला दूं, वो मैसेज सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, वो मैसेज सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी राजनेताओं के लिए। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ जहाँ धर्मनिरपेक्षता की मूल पाठ शुरुआत में ही पढ़ाई जाती है। हम धर्मनिरपेक्षता के सिपाही हैं, धर्मनिरपेक्षता के सिपाही हैं। और रही बात ये मेरे आपके इस अभिव्यक्ति से मेरे दोस्त का भी बात से पता चल गया कि ये क्या चाहते हैं। इन्होंने अभी तक इनकी शुरुआत ही है सांप्रदायिकता से शुरुआत होती है, हमारी धर्मनिरपेक्षता से शुरुआत होती है। चाहे कितना भी हमें नुकसान हो जाए, कि कोई भी यही नजरिया रहा कि हम नहीं बदलेंगे या हम बदल चुके हैं, आप बदलिए, तो फिर ये आपकी नीति तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नहीं होगी। बहरहाल ललन जी, देखिए, मैं तो चाणक्य का एक श्लोक उद्धृत करना चाहूंगा। जी। राज्यस्य मूलम इंद्रियजय। राज्य की तरक्की या उत्थान जो राजनेता लोग हैं, इनके जो कार्यकलाप है, इनका जो व्यवहार है, इनके आचरण पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और हमारे देश के नेता अगर इस बात को समझ लें तो शायद, मैं समझता हूँ कि जो 5000 वर्ष से हमारी संस्कृति चल रही है, वो यूं ही बरकरार रहेगी और बेहतर होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहरहाल नेगी जी, आप क्या कहेंगे?
मेरा कहना यह है कि देश की समरसता और एकता का सबसे बड़ी पहचान स्कूल होते हैं, जहाँ सब बच्चे एक ही ड्रेस में होते हैं। बहुत सही बात आपने और कही। धर्म कहीं बिल्कुल होता सही है। कह रहे हैं आप। और वहीं से ये पाठ वहीं से पढ़ाया जाना पाठ चाहिए। वहां से एक पीरियड कम से कम हर जी। रोज इस विषय पे हो कि वो देश को कैसे आगे बढ़े और किस तरह से वो अपने देश में एक सहिष्णुता पैदा कर पाए और उनके माँ बाप उनको थोड़ा पालन पोषण में कभी कभी उनका समय दें और उनका आचरण को सुधारें। बहुत 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 सही खूब। बात। अशोक जी, मैं सहमत हूं ललन जी की बातों से और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो अपने दायित्व का निर्वहन किया है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी बात ठीक है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सामाजिक एकता के लिए, समरसता के लिए, सर्वधर्म संभाव के आधार पर हमारे मोदी जी कश्मीर के अंदर जहां जल प्रलय होता है दिवाली के दिन खड़े होकर जनता के बीच खड़े होकर सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सबका विकास, सबके साथ इस देश को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरीके से इन चीजों में नहीं उलझाया जाना चाहिए। जिस स्तर पर जहां से भी कोई बात हो रही है उन सबकी हम निंदा करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ लगातार चर्चा हुई है और सबके अपने अपने इस पूरे मामले को लेकर सबका अपने अपना नजरिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक होकर हमें देश की जो अखंडता में एकता का जो चलन है उसको बरकरार रखना होगा। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज़।